और आज भी बुद्ध इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में याद आता है बुद्ध के नहीं, युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश हैं, और यहाँ त्रिशूल तलवार बांट रहे हैं। तो ये एक चुनौती है मेरे सामने। अयोध्या की भी खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे अवशेष मिले थे बुद्धिस्ट, बहस नहीं हुई क्योंकि बुद्धिस्ट विचार के लोग ताकत में नहीं थे, और ताकतवर का ही विमर्श होता है। कमजोर की भावनाएं नहीं होती हैं। हाँ, अब कमजोर की भावनाएं, आदिवासी कोई भावना नहीं है, गोली मार दो, कह दो अरे गलती हो गई, कोई बात नहीं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त देश में हर जगह, हर मस्जिद के नीचे एकाएक भगवान की मूर्तियां और शिवलिंग निकलने लगे हैं। ऐसा हिंदू संगठनों का कहना है कि जिस मस्जिद को भी तोड़ा जाएगा उसके नीचे से शिवलिंग या किसी अन्य देवी देवता की मूर्तियाँ निकलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब विदेशों का दौरा करते हैं तो खुद को बड़े गर्व से बुद्ध की धरती से आया हुआ बताते हैं, और भारत की धरती भी जहाँ भी खोदी जाती है वहाँ बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका द जनता लाइव पर। बहुत शुक्रिया। और अभी हाल ही में आप शिरपुर होकर आए हैं, वहाँ भी यही एक कारण था कि जब उत्खनन हुआ तो वहाँ से बुद्ध की जो अवशेष हैं वो मिले हैं। इस तरीके से हम देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम जितने भी राज्य हैं वहाँ पर उत्खनन कार्य होते हैं तो बुद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है कि शिवलिंग है, फव्वारा है, क्या कुछ है, आपको क्या लगता है कि अगर एक पूरी तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से उसका भी एक्सकवेशन किया जाए तो वहाँ से भी कुछ ऐसे अवशेष मिलेंगे जो सबको अचंभित कर देंगे, जो एक बार फिर ये साबित करेंगे कि ये देश एक समय में बौद्धमय था? बिल्कुल ठीक बात है। और अब इस समय तो शिवलिंग है कि नहीं, इस पे बोल दीजिए तो मुकदमा हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जो बात, जो विचार, जो ख्याल इस मुल्क के निज़ाम के जहन में आ रहा है, उसके मानने वाले लोगों के जहन में आ रहा है, भीड़ के जहन में आ रहा है, उसी से आप इत्तेफाक रखिए। आप अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो हो सकता है आप मारे जाएंगे। बहस नहीं है, आरोपित हो रहा है कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो है। ये कौन तय किया? भीड़ ने। किसने तय किया? लोगों की भावनाओं ने, जो कब आहत हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। हम लोग, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, इससे चिंतित इसलिए भी होते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास में ऐसा हुआ है तो एक बार खुली बहस होती। ये जो भीड़ तंत्र बन रहा है, कोर्ट को भी किस तरह से क्या क्या कहा जा रहा है, कोर्ट में भी तय भी नहीं हुआ, उसके बाद भी समाज में तय हो गया कि आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। प्रोफेसर रतन लाल वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि वो जो आकृति है वो भी शिवलिंग है या नहीं अभी तय नहीं है, फिर भी आप जनता के बीच जाकर देखिए, वो कहेगा वो शिवलिंग है, खबरदार जो इसके खिलाफ। ये एक प्रवृत्ति हमें डराती है। दूसरी बात, अगर इस आदत को, इस प्रवृत्ति को थोड़ा पीछे लेके जाएं, 1948 में, 49 में बाबरी मस्जिद के नीचे से मूर्ति प्रकट हो गई थी और देश ने मान लिया था। उस मूर्ति के प्रकट होने का नतीजा कहाँ पहुँचा? मस्जिद के विध्वंस तक, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो गलत था, गैर कानूनी था। फिर भी पक्ष में मंदिर के फैसला आया, लंबी लड़ाई हुई, रथ यात्रा निकली, लोग मारे गए, पूरे देश को सांप्रदायिक माहौल में झोंका गया। उसके बाद ऐसा लगा कि चलो राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया, एक मुद्दा खत्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया। लेकिन आपको पता नहीं था कि वो उंगली पकड़ करके कैसे कंधा पकड़ते हैं। और ये बात छिपी हुई नहीं है। उनके आरएसएस और उनके तमाम आनुषंगिक जो ऑक्टोबस संगठन है, वो अपने दस्तावेजों में लिखते रहे कि 3000 मस्जिदें ऐसी हैं जिसके नीचे मंदिर है। तो उस काम पर वो लग गए, राम मंदिर का काम खत्म हुआ और दूसरी तरफ वो लग गए। और ऐसे हर एक चीज़ को लेके जाएंगे जिसको हमने अपने समाज को, अपने नागरिकों को तार्किक नहीं बनाया ना, कि वो विकल्प को सोचे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा जो ये कह रहे हैं। हमने तो उन्हें बनाई नहीं, शिक्षा बर्बाद कर दी, बहसें खुले मन से की नहीं। सत्ता में जो है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है, उसका विचार हावी है, इसलिए अब देखिए इस पर बहस भी नहीं हो पा रही। अब आते हैं सिरपुर वाले मामले पर। अयोध्या की भी खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे अवशेष मिले थे बुद्धिस्ट, बहस नहीं हुई क्योंकि बुद्धिस्ट विचार के लोग ताकत में नहीं थे, और ताकतवर का ही विमर्श होता है। कमजोर की भावनाएं नहीं होती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, आप कमजोर की भावनाएं, आदिवासी कोई भावना नहीं है, गोली मार दो, कह दो अरे गलती हो गई, कोई बात नहीं भाई। आप उनकी ज़मीन हड़प लो, बेच दो, हंस दो, और सिरगिल के जंगलों को, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, आदिवासी हैं, क्या ही कर लेंगे। दलित है, मूंछ रखने में मार दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। लिंचिंग कर दो मुसलमानों की, कोई बात नहीं, माला वाला पहना देंगे, बाहर निकलोगे। भावनाएं किसकी आहत हो रही हैं? जो ताकतवर है।
जो खुद को 80% हिंदू कह रहा, जिसकी सरकारें हैं, जुडिशरी में बैठे हुए लोग उनके पक्ष के या उनकी पहचान से जुड़े हुए लोग हैं। बुद्धिस्ट की क्या भावनाएं हुई? सिरपुर में एक दिलचस्प सी बात हुई, मैं बताऊं उसको। तथागत बुद्ध या बोधिसत्व की एक मूर्ति, और बिल्कुल वो मूर्ति थोड़ी थोड़ी खंडित अवस्था में, उसके मुंह को तोड़ा गया और वहाँ एक सूंड वाला मुंह लगा दिया गया। मेरे पास तस्वीरें हैं, कोई भी सिरपुर जाए वहाँ वो मिल जाएगी। ये क्या हुआ भाई? ये जो सिर तोड़ करके गणेश बनाया, ये तो इस देश में बहुत पहले से हो रहा है। सिरपुर में रामगुप्त और लक्ष्मण गुप्त की मूर्तियां मिले। लक्ष्मण गुप्त की मूर्ति चोरी हुई, बाद में आई, शेषनाथ लक्ष्मण बना करके आज उसको राम और लक्ष्मण जो दशरथ के पुत्र थे उनका चिन्ह, उनका स्थान बना दिया गया। आप सिरपुर जाएंगे, आप बुद्ध नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ऊपर सतह के ऊपर मंदिर की श्रृंखला खड़ी हो गई और सतह के नीचे बुद्ध विहार हैं। और ऐसा बुद्ध विहार जिसे एक ज़माने में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, डिग्री लेते थे। विश्व का सबसे प्राचीनतम विरासत कहा जा रहा है उसको, उस पर कोई बहस नहीं हो रही। आपने दो बातें कही और इन दोनों पर आपका जवाब चाहूँगी कि तार्किकता जो है वो लोगों की ख़त्म हो रही है। तो पिछले 8 साल में, जो 8 साल का बीजेपी ने कार्यकाल पूरा किया है, लोगों की तार्किकता उन 8 सालों में ख़त्म की गई है प्लानिंग के तहत। और दूसरा ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि बुद्ध की जो मूर्ति थी उस पर गणेश की जो आकृति बनाने की कोशिश की गई थी, हम भी अक्सर जाते रहते हैं इन जगहों पर, और जब भी हम जाते हैं तो एक पैटर्न दिखता है कि जो चेहरा है वो तोड़ा गया है। तो ये पैटर्न अभी भी दिखता है, लेकिन इस पर जो आपने ताकत की बात कही कि क्योंकि लोग मेजॉरिटी में नहीं है, ताकत में नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए लोगों को क्या कुछ करने की ज़रूरत है? आप कैसे उनको एकजुट करेंगे? और इतिहास की बात जो आप कर रहे हैं, तो इतिहास को पढ़ा जाता है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि लोग पूजने लगे हैं एक अलग इतिहास को, जो उन्हें मजबूर किया जा रहा है पूजने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है कि पहला सवाल जो आपका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्री की तरह नहीं बोलूँगा कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ, उसके पहले गुलाम था। ये बेकार की बात है। भारत 1950 के भी बहुत पहले से था, बहुत पहले से, और बड़ी समृद्ध विरासत, बड़ा खूबसूरत मुल्क। इस मुल्क ने बुद्ध को पैदा किया, कबीर रैदास को पैदा किया, नानक पलटू दादू भीखा, सब इसी मिट्टी से निकले। ज्योतिबा फूले, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, जाने कितने लोग हैं जिन्होंने भारत को भारत बनाया। बहुत लंबा, बहुत खूबसूरत इतिहास है। कुछ लोग जाहिल भी हुए, लेकिन उनको बहुत तवज्जो नहीं मिली थी। 2050 के बाद होना ये था कि इस मुल्क को और बेहतर बनना था, क्योंकि आप फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किए थे और तर्क विवेक वैज्ञानिकता पर आधारित, समानता व न्याय पर आधारित एक भारत के संविधान को आपने स्वीकार और अंगीकृत किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2050 से ये काम शुरू हो गया संविधान को लागू करने का। हुआ, बहुत हद तक उसने अच्छा किया इस मुल्क का, बहुत विकास किया। आज नेहरू का दिन है। नेहरू से लाख हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन नेहरू से इस बात तो सहमत हो सकते हैं कि उसने विश्वविद्यालय बनाए, IITs बनाए, बांध बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाई। उसने कहा कि नेहरू जैसा एक नेता जिसने कहा कि ये आधुनिक मंदिर हैं, थी हिम्मत उसमें। हालांकि कुछ कुछ चीज़ों पे हम असहमत भी होते हैं जब हम लोहिया और नेहरू को पढ़ते हैं, जब हम अंबेडकर और नेहरू को पढ़ते हैं। जैसे हिंदू कोड बिल पर थोड़ा नेहरू और ताकत दिखाए होते, बाबा साहब की बात माने होते, लोहिया की बात माने होते, थोड़ा सोमनाथ वाले प्रकरण पे और थोड़ा, क्योंकि उनसे उम्मीद थी, क्योंकि नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। आज उनका दिन है, तो संविधान ने नेहरू जैसे लोगों को दिया जिनको हम कम से कम रिकग्नाइज करते हैं। हम गांधी को भी मानते हैं। गांधी सांप्रदायिक आदमी नहीं था। हाँ, एक आध जगह पे असहमत होते हैं, लेकिन जो जितना होना चाहिए था इस 50 साल में, 75 साल में इस देश को तार्किक विवेकशील, वो नहीं हो पाया। उसके दोषी कई लोग हैं। उसके दोषी वो लोग भी हैं जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थे विश्वविद्यालयों के चलाने की, तमाम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को चलाने की, उन्होंने वो न्याय नहीं किया। एक बात। 14 के बाद हुआ क्या? वो जो बहुत सारी गड्ढे हमने भरे 1950 के बाद, जितने गड्ढे रह गए थे उन्हीं पर उन्होंने बुलडोजर खड़ा कर दिया 2014 के बाद, जिनको सरकार में आना। और उन्होंने उस बुलडोजर से इस देश की तार्किक विवेकशील मेधा को, साझापन को, एक सुकून, एक शांति, एक समता व न्याय के जो मूल्य थे, उनको उस बुलडोजर के नीचे जमींदोज करना शुरू कर दिया। ये अंतर है। पहले भी काम हुआ, लेकिन अब वो बेहद निर्लजता से, अनैतिकता से खुलेआम हो रहा है। दूसरी बात, जो मूर्तियों का सवाल है, बिल्कुल मूर्तियां मुंह तोड़ा गया। और मैं तो कह रहा हूँ, पुष्यमित्र सुंग कौन था? लाइब्रेरी किसने चलाई?
ज्ञान से आतंकित होने वाले लोगों की विरासत किसकी है? जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उस पेड़ का क्या दोष है? उसने काटा गया ना उसे भी। लाइब्रेरी जलाई, स्कूल तोड़े, किताबें जलाईं, क्योंकि वो विचार को मारना चाहते थे। बुद्ध एक विचार का नाम है, मेरे लिए बुद्ध एक धर्म नहीं है, मेरे लिए बुद्ध एक दर्शन है, मेरे लिए बुद्ध एक विचार है। और आज भी बुद्ध इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में याद आता है बुद्ध के नहीं, युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश हैं, और यहाँ त्रिशूल तलवार बांट रहे हैं। तो ये एक चुनौती है मेरे सामने। और आखिरी बात ये कि इन सब से बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता हमारे जैसे लोगों के सामने केवल ये है, इनकी आंखों में आंखें डालकर इनका विरोध करना, लाग लपेट से नहीं। तुम गलत हो तो गलत हो, तुम इस देश के साझापन, साझा संस्कृति, ज्ञान की परंपरा के खिलाफ हो तो हो। दूसरी बात, हमें अपने तर्क विवेक के आधार पर लोगों के भीतर एक नागरिक बोध पैदा करना होगा। इसके लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। ये तुरंत नहीं होगा क्योंकि जहर धीरे धीरे फैलता है और जहर को काटने की दवा तो और धीरे धीरे काम करती है। तो हमें इलाज करना है, हमें बीमार नहीं करना। बीमार करने वालों ने 8 साल में देखिए कितना बीमार कर दिया, 90 साल में कितना बीमार कर दिया। हमारे पास तो हज़ारों साल की विरासत थी। अब हमें बहुत धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन अपनी विरासत को क्लेम करना ये आखिरी बात है। हमें क्लेम करना है कि बुद्ध का मतलब क्या, जो संत मूवमेंट था उसका मतलब क्या, फूले, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, लोहिया, कांशीराम, मंडल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, एक लंबी विरासत बुद्ध से लेकर हजारों साल के अब तक है। इतिहास वो बिगाड़ रहे हैं, वो बिगाड़ेंगे, वो गलत किताब पढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप जीते थे, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई थी महाराणा प्रताप की शिवाजी की, और शिवाजी के इतिहास में हम जब जाएंगे तो हम पूछेंगे कि तिलक क्यों नहीं कराया, गैर ब्राह्मण होने के नाते शिवाजी ने क्यों बाकी गैर ब्राह्मणों को अपने यहाँ जगह दी। शिवाजी का भगवा, बुद्ध का चीवर का रंग, और ये आतंकवादियों आतताइयों का भगवा, ये तीनों एक नहीं है। इतिहास को क्लेम करना होगा, पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति बचानी होगी, तभी आने वाली पीढ़ियों को हम बचा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।